नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस नीति पे। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और एंशियंट हिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं उच्च पूरा पाषाण काल। इसके पहले हमने मध्य पूरा पाषाण काल पढ़ा है, उसके पहले हमने निम्न पूरा पाषाण काल पढ़ा है। आपसे निवेदन है कि अगर आपने निम्न पूरा पाषाण काल या मध्य पूरा पाषाण का क्लास नहीं देखा है तो पहले उन्हें जरूर देखें, क्योंकि उच्च पूरा पाषाण काल का बेस आपको वहीं मिलेगा। सभी क्लासेस एक दूसरे से लिंक हैं, इसलिए आपको निम्न पूरा पाषाण काल को भी देखना चाहिए, मध्य पूरा पाषाण काल को भी देखना चाहिए, उसके बाद आपको उच्च पूरा पाषाण काल देखना चाहिए। तो दोस्तों, आप अगर आज क्लास में नए हैं तो पहले इनको जरूर देख लीजिएगा। अब हम इसके आगे बात करेंगे उच्च पूरा पाषाण काल पे। चूंकि हमने कल देखा था मध्य पूरा पाषाण काल में कि जलवायु में कौन से परिवर्तन हुए, उससे संबंधित तकनीकी में कौन से परिवर्तन आदिमानव ने लाए, तकनीकी में परिवर्तन से जीविकोपार्जन पे क्या प्रभाव पड़ा, जीविकोपार्जन से उनके सामाजिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा और उनके सांस्कृतिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। और साथ ही साथ हमने उनके स्थलों को भी देखा था कि कौन से स्थल मध्य पूरा पाषाण कालीन है और कितने महत्वपूर्ण है। ये सब चीजें हमने देख ली थी। अब हम शुरू करते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। चूंकि हम पूरा पाषाण काल की ही ये तीनों अवस्थाओं में अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल हो चुका है। अब उच्च पूरा पाषाण काल की बारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल का समय आप देख पा रहे होंगे कि 40,000 बीसी से 10,000 बीसी है। बीसी का मतलब हमने आपको कल बताया ही था, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की ये घटनाएं हैं, पूर्व का समय है, इसलिए इसे हम बीसी में देखते हैं। अगर ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाओं को देखेंगे तो उन्हें हम एडी में यानी ईस्वी में देखते हैं, एन्नो डोमिनी जिसे बोला जाता है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि अगर हमें पाषाण काल को देखना है तो 4-5 पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रखिए और उन्हीं में होने वाले परिवर्तनों को आप देखते जाइए। पूरा पाषाण काल जो है वो बहुत ही आसानी से निपट जाएगा। जैसे पहला परिवर्तन था जलवायु परिवर्तन, तो हमने निम्न पूरा पाषाण काल में भी पहले जलवायु परिवर्तन देखा, मध्य पूरा पाषाण काल में, क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक था जो आदिमानव के तकनीकी परिवर्तन को प्रेरित कर रहा था। आदिमानव ने अपने जलवायु परिवर्तन के आधार पर ही तकनीकी परिवर्तन को भी दिशा दिया। तो अब यहाँ पे जो जलवायु परिवर्तन है देखते हैं वो तकनीकी में कैसे बदलाव लाता है। तो उच्च पूरा पाषाण काल तक आते आते हिमयुग यानी प्लीस्टोसीन अपनी अंतिम अवस्था में आ चुका था। अब देखिए, हिमयुग जो था वो निम्न पूरा पाषाण काल में हिमयुग ही था पूरा का पूरा। मध्य पूरा पाषाण काल में पूरा का पूरा हिमयुग ही था, यानी हवाएं काफी शुष्क थी, ठंडी बहुत ज्यादा थी, अधिकांश क्षेत्रों पे बर्फ ही जमी रहती थी, तो इसलिए उसे हिमयुग या प्लीस्टोसीन युग का नाम दिया गया था। लेकिन उच्च पूरा पाषाण काल तक आते आते अब हिमयुग अपनी अंतिम अवस्था में आ चुका था, यानी वातावरण में गर्मी बढ़ रही थी। तो गर्मी बढ़ेगी तो बर्फ क्या होगा, पिघलेगा। वहीं गर्मी बढ़ने से वर्षा की मात्रा भी बढ़ रही थी, तो वनों के क्षेत्रफल में भी विस्तार होगा। अब बर्फ हटेंगी और वहां पे हरी हरी घासें आएंगी, पेड़ पौधे वनस्पतियां उगेंगी, तो जो वन का क्षेत्रफल है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। इन सबका असर किस पे पड़ेगा, जीव जंतुओं में, उनमें भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और नीलगाय, बारहसिंगा, चीतल, सांभर, सुअर आदि जानवरों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक। अब जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो अगर हमें इनका शिकार करना है तो हमें अपनी तकनीक में क्या करना पड़ेगा, हमें अपने पाषाण उपकरणों में क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन लाना पड़ेगा। क्योंकि हमने पहले उपकरण बनाए थे मध्य पूरा पाषाण काल में और निम्न पूरा पाषाण काल में, वो तो बड़े जानवरों के लिए थे, कुछ मतलब हल्के भी थे जिनसे छोटे जानवरों का भी हम शिकार कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे तकनीकी परिवर्तन फिर भी जरूरी हो गया। इस कारण ऐसे जानवरों के शिकार के लिए आदिमानव ने अपने पाषाण औजारों में या तकनीक में परिवर्तन किया। तो अब देखते हैं कि आदिमानव ने अपनी तकनीक में क्या परिवर्तन लाता है इनका शिकार करने के लिए इस प्रकार के जानवरों का।
तो इस काल में आधुनिक मानव, देखिए अब उच्च पूरा पाषाण काल है और उच्च पूरा पाषाण काल में आधुनिक मानव यानी होमोसेपियंस जो है वो आ चुका होता है, उसका विकास हो चुका होता है, इस पृष्ठभूमि में वो प्रवेश कर चुका होता है उच्च पूरा पाषाण काल में। तो जाहिर है कि इस काल में हमें कौन सा मानव देखने को मिलेगा, होमोसेपियंस मानव यानी आधुनिक मानव, जो अपने पाषाण औजारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा। कैसा परिवर्तन लाएगा तो देखते हैं। औजार अब फलक के टुकड़े निकालकर बनाए जाने लगे जिन्हें ब्लेड कहा जाता था। अब देखिए, औजार अब फलक के टुकड़े निकालकर बनाए जाने लगे जिन्हें ब्लेड कहा जाता है। हमने पहले क्या देखा, हमने निम्न पूरा पाषाण काल में देखा था, निम्न पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। इन तीनों कालों में यहाँ पे जो आदिमानव ने अपने पाषाण औजार बनाए वो बड़े बड़े पत्थरों के रूप में बनाए। जैसे जैसे पत्थर थे उनमें थोड़ा बहुत ये धार वार पकड़ा के और अपने भारी भारी औजार बनाए। ठीक, जिन जिन पाषाण औजारों को कोर प्रणाली पर आधारित पाषाण औजार बोला गया, कोर प्रणाली पे, यानी यहाँ पे निम्न पूरा पाषाण काल में जो औजार बनाए गए वो कोर प्रणाली पे आधारित बनाए गए, यानी बड़े बड़े पाषाणों में धार लगा के उन्हें खुरच कर ये औजार बनाए जाते थे। वहीं जब मध्य पूरा पाषाण काल में आएंगे तो जो मेन पाषाण था या जो मुख्य पत्थर होता था उसको क्या किया जाता था कि मार करके और उनसे छोटे छोटे टुकड़े निकाले जाते थे, यानी इनको आघात टेक्निक के द्वारा यहाँ से तोड़ दिया जाता था और तोड़कर ऐसे फलक के रूप में हम क्या करते थे, निकाल लेते थे। इनको कहा गया फलक आधारित उपकरण यानी फलक संस्कृति के उपकरण, यही कहलाता था फलक। फलक ये चीजें होती थी मध्य पूरा पाषाण काल में। अब उच्च पूरा पाषाण काल में क्या हुआ कि उच्च पूरा पाषाण काल में जो फलक होता था इन फलकों को भी तोड़ा जाता था, इनको तोड़ा जाता था और इस फलक से आप जो देख पा रहे हैं ये फलक, इन फलक को ऐसे मार करके तोड़ा जाता था और तोड़ के ऐसे छोटे छोटे औजार बनाए जाने लगे, ऐसे और छोटे छोटे औजार बनाए जाने लगे। इनको कहा गया ब्लेड, इनको कहा गया ब्लेड। तो जो ब्लेड थे वो उच्च पूरा पाषाण काल में बनाए जाने लगे, इसलिए उच्च पूरा पाषाण काल को ब्लेड संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ब्लेड संस्कृति, उच्च पूरा पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है, ब्लेड संस्कृति के नाम से, क्योंकि इन्हें फलक से तोड़ा जाता था और फलक से तोड़कर इनमें धार पकड़ाई जाती थी। ये पतले होते थे, नुकीले होते थे, तीक्ष्ण होते थे, इसलिए इन्हें ब्लेड कहा जाता था और ब्लेड के बनने के कारण इन्हें ब्लेड संस्कृति का नाम दिया गया। हालांकि इसके पहले के जो मध्य पूरा पाषाण कालीन या निम्न पूरा पाषाण कालीन जो पाषाण उपकरण थे वो भी बने रहे, उनका भी प्रयोग हो रहा था, लेकिन आदिमानव का मेन फोकस हो गया ब्लेड उपकरणों का निर्माण और इनका प्रयोग भी ज़्यादा होता था और इनका निर्माण भी ज़्यादा होता था, इसलिए उच्च पूरा पाषाण काल को ब्लेड संस्कृति के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो अब आगे देखते हैं। देखिए ये है मेन पाषाण, मुख्य पाषाण, मुख्य पाषाण, इसको तोड़ा गया फलक में, ये आप देख पा रहे हैं ये है फलक। फिर फलक को फर्दर तोड़ा जाता है और ये बनते हैं ब्लेड। फलक को तोड़ने के बाद ये क्या बनते हैं, ब्लेड। तो अब औजार की जो साइज थी, जो पाषाण उपकरण थे उनकी जो साइज थी और छोटी हो गई।
लेकिन हो गए वो बहुत ही तीव्र, बहुत ही धारदार, बहुत ही तेज बना दिए गए। इसलिए इस काल को ब्लेड संस्कृति या चाकू संस्कृति भी कहते हैं। इसको चाकू संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, उच्चपुरा पाषाण काल को। अब ब्लेड पर आधारित औजार हल्के होते थे, तेज होते थे और शार्प होते थे। तो अब समझिए कि जो छोटे छोटे जानवर होंगे जो तेज भाग सकते थे, अब उनका भी ये क्या कर सकेंगे, शिकार कर सकेंगे। तो अब आगे देखते हैं। अब देखिए, जो उच्चपुरा पाषाण कालीन औजार थे वो क्या थे, हल्के थे, तेज थे और साफ थे, जिससे छोटे जानवरों का शिकार भी संभव हो सका। छोटे जानवरों का मतलब कि जो तेजी से भाग सकते थे। अब आदिमानव के पास अगर बड़ा सा पाषाण उपकरण होता तो वो तो लेके जानवरों के पीछे दौड़ नहीं सकता था इतना तेज। तो अगर उनका शिकार करना था तो औजार छोटे होने चाहिए थे, पाषाण उपकरण छोटे होने चाहिए थे, ताकि हम उसको आसानी से शिकार के पीछे लेकर दौड़ सकें और उसका शिकार कर सकें। वो स्थिति आ गई उच्चपुरा पाषाण काल में। यहाँ पे जो पाषाण उपकरण थे वो काफी छोटे हो गए, जो छोटे जानवरों के शिकार को भी संभव बना सके थे। साथ ही इस काल में हड्डी से निर्मित उपकरण भी बनाए जाने लगे। चूंकि हमने आपको पहले ही बताया कि इस काल में प्रवेश कर चुका था होमोसेपियंस, जो बहुत ही तेज दिमाग वाला आदिमानव था। तो जब उसका दिमाग तेज होगा, वो जानवरों का शिकार भी कर रहा है, तो फिर जो हड्डियां हैं उसकी हड्डियां भी तो यूज की जा सकती थी। तो वो दिमाग लगाया कि इनकी जो हड्डियां हैं इनसे काफी अच्छे हथियार बनाए जा सकते हैं, और उन्होंने हड्डियों के भी औजार बनाने शुरू कर दिए। तो उच्चपुरा पाषाण काल में सबसे पहले हड्डी के औजार बनाए गए, और वो कौन बनाया था, तो होमो सैपियंस मानव ने, जो सर्वाधिक संख्या में आंध्र प्रदेश के मुचतला चिंतामणि गवि शैलाश्रय से मिला। आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है मुचतला चिंतामणि गवि शैलाश्रय। यहाँ से जो जानवरों की हड्डियां हैं उनसे बने पाषाण उपकरण बहुत संख्या में मिले हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब औजार, अब देखिए, औजार बनाने के लिए चर्ट, जैस्पर तथा फ्लिंट जैसे पत्थरों का प्रयोग किया गया था। यहाँ भी, क्योंकि यहाँ भी चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट का प्रयोग इसीलिए किया जाएगा क्योंकि उन्हें तोड़ना क्या होता है, आसान, और तोड़ने के साथ साथ उसमें क्या बनती हैं, धारें बन जाती हैं। आपको धार अलग से बनाने की जरूरत नहीं होती है। ये पत्थर बहुत ही सख्त होते हैं, चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट जो पत्थर होते हैं वो बहुत ही सख्त होते हैं, लेकिन इन्हें मार करके तोड़ा जा सकता है। और जब ये टूटते हैं तो एकदम धार लिए टूटते हैं, और इनकी जो धारें होती हैं बहुत ही मजबूत होती हैं। इसलिए यहाँ भी चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट और चैलसेडनी जैसे पत्थरों का ही प्रयोग किया गया था। अब जो पाषाण उपकरण थे उच्चपुरा पाषाण कालीन, उनमें बेधनी भी होती थी, खुरचनी जो वहाँ भी थी मध्यपुरा पाषाण काल में, वेदक जो वहाँ भी था, फलक वहाँ भी था, और तक्षणी यहाँ भी थी। लेकिन इनकी जो साइज है वो बदल गई, और इनकी जो तीक्ष्णता है या इनमें जो शार्पनेस है वो काफी हो गई। जैसे ब्लेड आप देख सकते हैं, ब्लेड काफी साफ दिख रहा होगा। वहीं दो धारी बेधक हैं, बेधक देखिए, बेधक कितना साफ जैसे लग रहा है कि मतलब बहुत ही तेज धार वाला है एकदम। खुरचनी, खुरचनी की साइज आप देख लीजिए बदल गई है, और ये छोटी हो गई है खुरचनी पहले की तुलना में। तो ये इसके प्रमुख औजार हैं उच्चपुरा पाषाण काल के। तो आदिमानव ने जलवायु परिवर्तन के साथ साथ अपने तकनीकी में भी परिवर्तन ला दिया। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं जीविकोपार्जन पे। चलिए अब देखते हैं जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन दो तरह से हो रहा था, एक शिकार और दूसरा खाद्य संग्रह। शिकार का काम संभवतः पुरुष कर रहे होंगे, और खाद्य संग्रह का काम संभवतः महिलाएं कर रही होंगी। चूंकि शिकार जो था वो इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि खाद्य संग्रह। खाद्य संग्रह में कंदमूल, फल और जंगली अनाजों को एकत्रित किया जाता था, जिन्हें काफी दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता था, इसलिए इसे महत्वपूर्ण माना जाता था शिकार की तुलना में। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य महिलाएं कर रही थी, इसलिए माना जा सकता है कि महिलाओं की स्थिति भी अच्छी रही होगी। तो शिकार और खाद्य संग्रह दोनों से जीविकोपार्जन होता था। उसके बाद आते हैं सामाजिक परिवर्तन। अब सामाजिक परिवर्तन क्या हुए आदिमानव के जीवन में उच्चपुरा पाषाण काल तक आते आते? तो मध्यपुरा पाषाण काल में हमने देखा ही था कि समाज कैसा था, समतामूलक यानी बैंड सोसाइटी टाइप का समाज था।
यहाँ पे जब हम आते हैं, चूंकि अभी भी समाज में अधिशेष उत्पादन नहीं हो रहा, अभी भी समाज में अतिरिक्त उत्पादन नहीं हो रहा है, और आपको पता है कि जब तक अतिरिक्त उत्पादन नहीं होगा तब तक मतलब समाज में समानता लगभग बनी रहेगी, उसमें विभाजन होने की संभावना नहीं है। इसलिए समाज जो था वो समतामूलक समाज था, जिसे बैंड सोसाइटी कहा जाता था। फिर जब हम आते हैं सांस्कृतिक जीवन पे, तो अब सांस्कृतिक क्षेत्र में यहाँ परिवर्तन देखने को हमें मिलते हैं, और वो परिवर्तन कैसे आते हैं, तो उस परिवर्तन को हम देखते हैं कि वो परिवर्तन आते कैसे। चूंकि आधुनिक मानव ने तकनीकी परिवर्तन करते हुए हल्के, तेज, शार्प औजार विकसित कर लिया था, जिस कारण उसकी गतिशीलता बढ़ गई। चूंकि औजार उसके हो गए, पाषाण उपकरण छोटे, और छोटे होने की वजह से वो बड़े बड़े जानवरों के साथ साथ अब छोटे जानवरों का भी शिकार कर सकता था। तो जब उसके पास अब भोजन की जो उपलब्धता थी वो बढ़ गई, विकल्प जो है भोजन के वो बढ़ गए। तो जब बढ़ जाएगी तो उनके जीवन में अवकाश क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वो कुछ ही समय में शिकार कर लेंगे और बाकी समय में वो आराम कर सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं। तो जब उनके जीवन में अवकाश बढ़ा तो उन्होंने उसे रचनात्मक कार्यों में लगाना प्रारंभ किया। अब वो क्या करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे, और जब करेंगे तो यहीं से सांस्कृतिक जीवन की शुरुआत हो जाएगी। तो देखते हैं पहले वो क्या करते हैं। तो पहले इनका धार्मिक जीवन देखते हैं। सांस्कृतिक जीवन में धार्मिक जीवन, इसकी शुरुआत कैसे होती है। इस काल में मानव ने धीरे धीरे धार्मिक दृष्टिकोण विकसित करना शुरू कर दिया था, जिसका प्रमाण बेलन घाटी में स्थित लोहंदा नाला से एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है। अब सोचिए उस समय आदिमानव ने क्या किया। जब उसे समय मिला, उसके जीवन में अवकाश बढ़ा, तो उसने अपने देवता के रूप में एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति बनाई। अस्थि निर्मित में जानवरों की हड्डियों से उन्होंने क्या बनाई, मातृ देवी की मूर्ति बनाई। और इसका जो साक्ष्य मिलता है वो बेलन घाटी में स्थित लोहंदा नाला से मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे एकदम याद रखिएगा, बिल्कुल भी भूलिएगा मत। ये उच्च पूरा पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। यह दुनिया की प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति है। अब सोच सकते हैं कि यह दुनिया में प्राचीनतम, मतलब दुनिया में अगर हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति पहले बनाई गई तो वो यहीं बनाई गई। और किस काल में बनाई गई, तो उच्च पूरा पाषाण काल में बनाई गई। तो अब यहाँ से इनके धार्मिक जीवन की शुरुआत हो जाती है, किनके, उच्च पूरा पाषाण काल के आदिमानव की। फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, तो दूसरा काम ये करते हैं गुफा चित्रकारी का, यानी चित्रकारी का। चित्रकारी में क्या आता है, पहले हम लेते हैं गुफा चित्रकारी को। देखिए अब चित्रकारी करने के लिए तो उस समय उनके पास पेन और पेपर नहीं थे, तो अगर उनको अपने आप को एक्सप्रेस करना है या जो सोच रहे हैं अपने मनोभावों को व्यक्त करना है, तो किस पे, पेन पेपर तो था नहीं, तो उस समय जो गुफा की चट्टान की जो दीवारें थी उन्हीं पे वो क्या करते थे, चित्रकारी करते थे, अपने मनोभावों को व्यक्त करते थे। तो उस गुफा चित्रकारी को पेट्रोग्लिफ कहा गया, यानी जब गुफा की चट्टानों को काट कर चित्र बनाए जाते हैं तो उसको पेट्रोग्लिफ कहा जाता है। पेट्रोग्लिफ का मतलब याद रखिएगा, जो गुफा की चट्टानों को काट कर चित्र बनाए जाए तो उन्हें कहा जाता है पेट्रोग्लिफ। और जब रंगों के प्रयोग के द्वारा, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके जब चित्र बनाए जाते थे, यानी गुफा चित्रकारी कुल मिला के दो टाइप से की जाती थी, एक पेट्रोग्लिफ टाइप की और दूसरा प्राकृतिक रंगों के द्वारा। तो उस समय प्राकृतिक रंग कहाँ से आते होंगे, तो प्राकृतिक रंग जो है हमें पाषाणों से मिलते थे, क्योंकि अलग अलग कलर के पाषाण थे और उन्हीं को घिस घिस के हम क्या करते थे, प्राकृतिक रंग बनाते थे और उनसे हम चित्रकारी करते थे। तो ये हो गया प्राकृतिक रंग। तो गुफा की जो चित्रकारी है, पहली बार गुफाओं का प्रयोग एवं गुफा चित्रकारी का प्रारंभ इसी काल में माना जाता है, यानी गुफा चित्रकारी की जो शुरुआत होती है वो उच्च पूरा पाषाण काल से ही होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है।
गुफा चित्रकारी की शुरुआत उच्च पूरा पाषाण काल से ही होती है। और कहाँ से? तो भीमबेटका, जो कि रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है और नर्मदा नदी घाटी के तट पर अवस्थित है। चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, भीमबेटका से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इनके चित्रों में नृत्य के चित्र होते थे, मदिरापान के चित्र होते थे, जुलूस के चित्र होते थे, लेकिन अधिकांश चित्र जो थे वो शिकार व दैनिक जीवन से संबंधित होते थे। इन चित्रों में नृत्य के साथ साथ मदिरापान के, जुलूस के तथा अधिकांश चित्र जो थे वो शिकार व दैनिक जीवन से संबंधित होते थे। अब यह स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। तो जो भीमबेटका है उसको यूनेस्को नामक संस्था ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया है। तो ये तो था उच्चपुरा पाषाण काल। उच्चपुरा पाषाण काल का हमने आपको सब कुछ बताया। क्या क्या हमने इसमें देखा? तो हमने सबसे पहले इसमें देखा जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के बाद हमने क्या देखा? तकनीकी में परिवर्तन। फिर हमने तकनीकी में परिवर्तन के बाद क्या देखा? जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन के बाद हमने क्या देखा? सामाजिक परिवर्तन। फिर हमने क्या देखा? सांस्कृतिक परिवर्तन। और सांस्कृतिक परिवर्तन में हमने धार्मिक जीवन देखा और गुफा चित्रकारी देखी। और गुफा चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? भीमबेटका से मिलते हैं। तो ये था हमारा पूरा उच्चपुरा पाषाण काल। अब उच्चपुरा पाषाण काल से संबंधित स्थलों को देख लेते हैं। तो उच्चपुरा पाषाण काल के स्थल कौन कौन से थे? तो देखिए, ये है मैप। हमने आपको मैप में ही बना बना के हम सोचते हैं कि बताएं, ताकि आपको वो चीज़ दिखे कि जिस बारे हम बेलन घाटी की बात कर रहे हैं तो बेलन घाटी एग्जैक्ट है कहाँ, तो वो आपको मैप में दिखे। और जब आप रिवाइज करेंगे एक दो बार तो पढ़ने के साथ साथ आपको वो चीज़ दिखेगी कि मैप में वो कहाँ पे है। तो इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। एक तो आप उसको दर्शा सकेंगे मैप में और साथ ही साथ उसके बारे में लिख भी सकेंगे। तो चलिए उच्चपुरा पाषाणकालीन स्थल देख लेते हैं। तो देखिए, बेलन घाटी के पास में ही स्थित है, थोड़ा सा पश्चिम में, वो है चोपानी मांडो। क्या है? चोपानी मांडो। चोपानी मांडो जो है वो बेलन घाटी में मेजा तालुके में स्थित है। मेजा तालुके में यहाँ से विश्व के प्राचीनतम हस्त निर्मित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। सोच लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है ये चोपानी मांडो। यहाँ से विश्व में सबसे पहले मिट्टी के बर्तन, वो भी हाथ से बनाए गए, यहीं से पाए गए हैं। हस्त निर्मित मृदभांड यानी हाथ से बनाए गए मिट्टी के बर्तन, चाक पे नहीं, हाथ से बनाए गए मिट्टी के बर्तन विश्व में सबसे पहले यहीं से मिले हैं, चोपानी मांडो से। दूसरा स्थल है बेलन घाटी। यहाँ से अस्त निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जो हमने आपको पीछे बताया है। बेलन घाटी, यहाँ से अस्त निर्मित यानी हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति मिली है। फिर झारखंड में आते हैं, तो झारखंड में है पलामू। यह उत्तरी कोयल नदी बेसिन में स्थित है। पलामू जो है वो कोयल नदी के तट पर स्थित है या बेसिन में स्थित है। यहाँ से भी उच्चपुरा पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। फिर दूसरा है रांची, जो कि झारखंड की राजधानी है। यहाँ से मध्य एवं उच्चपुरा पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं। फिर हम आते हैं मेघालय में। मेघालय में एक है गारो हिल्स। गारो खासी जयंतिया का आपने नाम सुना होगा। ये तीनों के तीनों हिल्स कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय में पाए जाते हैं। तो उसमें से जो गारो हिल्स है यह मेघालय में स्थित है और यहाँ से ब्लेड और फ्लेक उपकरण मिले हैं, यानी फ्लेक उपकरण यानी फलक उपकरण, और वो पाए जाते थे मध्यपुरा पाषाण काल में। और ब्लेड उच्चपुरा, यानी यहाँ से मध्यपुरा पाषाण और उच्चपुरा पाषाण दोनों के उपकरण मिले हैं। फिर आते हैं आंध्र प्रदेश में कुरनूल। आप देख पा रहे होंगे ये कुरनूल, ठीक। कुरनूल, यहाँ से हड्डी के उपकरण मिले हैं। आंध्र प्रदेश में स्थित है कुरनूल और यहाँ से हड्डी के उपकरण मिले हैं, ठीक। और यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। कुरनूल किस नदी के किनारे स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम दूध सागर। देख लेंगे, देख पा रहे होंगे दूध सागर, जो कि मंडोवा घाटी में है, यानी मंडोवा नदी है उसी के घाटी में स्थित है ये दूध सागर। पणजी जिले में स्थित है, गोवा के पणजी जिले में। यहाँ पे शैलाश्रय, ब्लेड तथा स्क्रैपर मिले हैं। शैलाश्रय मतलब पत्थरों के घर,
ब्लेड और स्क्रैपर मिले हैं, जो कि उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। वहीं महाराष्ट्र में एक जगह है पटने, जो कि कोल्हापुर जिले में स्थित है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में स्थित है पटने या पटने, जहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर बना चित्र मिला है, रेखा चित्र। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, उसका जो छिलका होता है, उस छिलके पे रेखा चित्रकारी की गई थी। कहाँ पे? पटने में। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश में भीमबेटका, यहाँ से शैलाश्रय और गुफा चित्र मिले हैं, हम आपको पहले ही बताए थे। तो इस तरह से हमारा उच्च पुरापाषाण काल जो है वो समाप्त होता है। तो हमने पुरापाषाण काल की तीनों अवस्थाओं को देख लिया, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल में सभी समानताएं मिलती हैं, केवल एक को छोड़कर तकनीकी परिवर्तन वहाँ देखने को मिलते हैं। निम्न पुरापाषाण काल की जो तकनीकी होती है वो कोर प्रणाली पे आधारित होती है, जबकि मध्य पुरापाषाण काल की तकनीकी फलक प्रणाली पे आधारित होती है। बाकी सारी चीजें जो है वो जलवायु हो गया, जीविकोपार्जन हो गया, सामाजिक संरचना हो गई या सांस्कृतिक जीवन हो गया, सभी समान है। लेकिन उच्च पुरापाषाण काल में इन दोनों से काफ़ी असमानताएं आपको देखने को मिली, और जो असमानताएं इनको ध्यान में रखिए। और इस तरह से जब आप पढ़ेंगे एक दूसरे से लिंक करके या डिफरेंस या समानता देखते हुए, तो वो चीज़ आपको कभी भूलेगी नहीं, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्लियर होता चलेगा। फिर हमें नहीं लगता, अगर आपने इसको एक दो बार रिवीजन कर लिया, तो हमें नहीं लगता कि आपको अब पाषाण काल में यानी पूरा पाषाण काल में अभी तक जितना पढ़ा है उसमें कहीं दिक्कत होगी, कहीं भी नहीं होगी। केवल आप निम्न पूरा पाषाण काल को ध्यान में रख ले, तो आप मध्य पाषाण काल को ऐसे ही बता सकते हैं और उच्च पूरा पाषाण काल को आप बता सकते हैं। तो ये चीज़ें थी, हमने देखा। अब हम इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो पीछे का क्लास ज़रूर देखिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो, क्लास पसंद आया हो, तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।